Friends, welcome back in HOT 221 Production Technology for Fruits and Plantation Crops, Lecture 18, where in this lecture I will cover important points: soil, climate, varieties, propagation, planting, interculture operations like training, pruning, harvesting, yield, and plant protection measures like the insect pests and diseases. Let's start this topic. Poor man's fruits, kings of arid fruits, चाइनीज फिग, चाइनीज डेट। जो बेर होता है इसे पुअर मैन फ्रूट भी कहते हैं, गरीब आदमी का फल, या फिर जो एरिड फ्रूट होते हैं, ठीक है, ड्राई कंडीशन के, उनका जो राजा होता है इसको वो भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट कंडीशन को भी सहन कर सकता है। इसके अलावा इसे चाइनीज़ फिग यानी कि चीनी अंजीर भी कह देते हैं, या फिर चीनी खजूर भी कह देते हैं। बोटनिकल नेम है इसका जिजीफस मॉरिशियाना, जो वानस्पतिक नाम जिजीफस मॉरिशियाना है। फैमिली रेमेनिएसी होती है इसकी। ओरिजिन इंडिया टू साउथ वेस्टर्न एशिया अप टू मलेशिया। जो इसका ओरिजिन है वो इंडिया से लेके साउथ वेस्टर्न एशिया भी मलेशिया तक, ठीक है, जिसको चाइना भी कह देते हैं, चाइना तक है। क्रोमोसोम नंबर इसके 2n48 होते हैं, मतलब इसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो ऑक्टाप्लॉइड होते हैं, ऑटो ऑक्टाप्लॉइड होता है ये, ठीक है। सेल्फिंग से जो प्लॉइड लेवल बनता है वो होता है, अपने ही इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो सेट पाए जाते हैं। फ्रूट टाइप इसमें ड्रूप्स होता है इसका फल का प्रकार, जिसको अपने स्टोन भी कह देते हैं। एडिबल पार्ट इसका पेरिकार्प होता है, खाने वाला भाग पेरिकार्प होता है। इनफ्लोरेसेंस टाइप इसका फेसिकल या फिर जो एक साइमोस का ही टाइप है वो होता है, यानी कि पुष्पक्रम का प्रकार। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स: बेर इज़ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। बेर जो होता है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, मतलब पकने के बाद तोड़ा जाता है। जब पूरी तरह से पक जाता है बेर तभी तोड़ा जाता है। हाईली साल्ट टोलरेंट, और जो साल्ट होता है यानी कि ज़मीन के अंदर अगर साल्टी है तो उसको ये सहन कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा साल्ट है तो भी सहन कर सकता है, उसमें भी ये कल्टीवेट हो जाता है। बेर इज़ एक्सट्रीमली ड्रॉट रेजिस्टेंट, और बेर जो होता है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होता है, मतलब सूखा भी सहन कर सकता है, ठीक है। और वाटर लॉगिंग के अंदर भी ये रेजिस्टेंट होता है, ऐसी जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं उसको वो सहन कर लेता है। बेर इज़ एंटमोफिलस। बेर जो होता है वो एंटमोफिलस होता है, यानी कि इंसेक्ट पोलिनेटेड होता है। इसमें जो पोलिनेशन होता है वो वेस्प के द्वारा या कुछ इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है, पोलिनेशन की प्रोसेस को कैरी किया जाता है। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी प्रेजेंट इन बेर। बेर के अंदर जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है वो गैमेटोफिटिक की टाइप की होती है। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी बेर के अंदर पाई जाती है। मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन मध्य प्रदेश का है, जो ज़्यादातर इसका क्षेत्रफल है, और जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है यहाँ का वो मध्य प्रदेश का बेर का। वन स्प्रे ऑफ 3% थायोयूरिया और KNO3 2 days before pruning result in bud germination from a maximum number of nodes। अगर प्रूनिंग से 2 दिन पहले थायोयूरिया का 3% का या फिर पोटेशियम नाइट्राइट का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि जो भी डोर में काटने के बाद कलियां बचेंगी उनसे ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी, ये कह लो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जर्मिनेशन होगा। इरिगेशन इन अक्टूबर लीड्स टू फ्लावर ड्रॉप, एंड ड्यूरिंग मार्च अप्रैल द फ्रूट आर स्पॉइलेज एंड राइपनिंग इज डिले। अगर इरिगेशन जो सिंचाई है अक्टूबर के अंदर करते हैं तो इससे तो फ्लावर ड्रॉप होता है, जो फल होते हैं वो गिरने स्टार्ट हो फूल होते हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लावर ड्रॉप की समस्या रहती है अगर ज़्यादा सिंचाई करते हैं, जब सिंचाई करते हैं उस समय तो, ठीक है। और मार्च अप्रैल के अंदर करते हैं तो फल जो होते हैं वो स्पॉइलेज होना लग जाते हैं, गलने सड़ने लग जाते हैं कहने का मतलब, और जो उनकी राइपनिंग परिपक्वता होती है वो भी स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। बेर राइपन 150 टू 175 डेज आफ्टर फ्लोवरिंग। जो बेर होता है वो फूल लगने के 150 से 175 दिन बाद पक जाता है, 150 से 175 दिन बाद फूल लगने के बाद, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बेर प्रोपोगेशन इज आई और टी बडिंग। जो बेर की प्रोपोगेशन का प्रवर्धन का जो कॉमन मेथड है
ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो आई और टी बडिंग होता है। आई और टी बडिंग, जहाँ अगर कई बार पूछा जाए कि बेर का कमर्शियल प्रवर्धन किससे करते हैं, तो ज़्यादातर इसकी बडिंग आता है इसमें, ठीक है। वैसे रिंग बडिंग भी बेर के अंदर की जाती है, पर बडिंग इसका मेन है, ठीक है। और ज़्यादातर जो आसान विधि है वो टी या आई बडिंग है, इसलिए इसी को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है इसमें। द आइडियल टाइम फॉर ट्रेनिंग इज़ मार्च। जो आइडियल टाइम होता है ट्रेनिंग का, मतलब जो संधाई करने का या कटाई करने का, सॉरी छंटाई करने का और संधाई करने का, वो मार्च होता है। मार्च के अंदर पौधों को प्रून किया जाता है, कहने का मतलब। हार्वेस्टिंग इन साउथ इंडिया अक्टूबर नवंबर। जो हार्वेस्टिंग है, तुड़ाई है, साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर अक्टूबर से नवंबर में करते हैं। और नॉर्थ इंडिया के अंदर फरवरी माह, अप्रैल से, फरवरी से लेकर अप्रैल तक इसकी तुड़ाई की जाती है। स्प्रेइंग ऑफ 750 ppm इथेफॉन एट अर्ली स्टेज ऑफ कलर चेंज फॉर अर्ली राइपनिंग। अगर इथेफॉन का कलर चेंज होने से थोड़ा सा पहले अगर इसका अपने छिड़काव कर देते हैं इथेफॉन का 750 ppm का, तो इससे राइपनिंग जो होती है, परिपक्वता होती है, ठीक है, फल पकना जल्दी पक जाता है, कहने का मतलब। फ्लोवरिंग अकर्स इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स ऑन यंग शूट ऑफ द करंट सीजन। जो नई शाखाएं निकलती हैं उसी सीजन की, या वर्तमान मौसम की जो शाखाएं होती हैं, उनके अंदर जो पत्ती का एक्स होता है, यानी कि पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे पत्ती का जॉइंट रहता है, मेन तरह से जुड़ी हुई रहती है, वहाँ पे फूल निकलते हैं इसमें, लगने का तरीका, ठीक है। लीफ एक्सिल के अंदर इसमें पुष्पन होता है, और वो भी नई ग्रोथ पे, जो ताज़ी ग्रोथ निकली हुई थी, पुरानी ग्रोथ पे नहीं। वैरायटीज़ फिर है एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज और अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़। जो एक्सट्रीमली ड्राई एरिया के लिए सूटेबल है और अर्ली मैच्योर होती हैं, ऐसी किस्में गोला, ये ऑटो ऑक्टाप्लॉइड होती है। जहाँ पे ज़्यादातर जो इसी की किस्में है बेर की, वो टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। 4 सेट होते हैं उसमें, और इसमें 8 सेट होते हैं गुणसूत्र के, ठीक है। 48 थे वो टेट्राप्लॉइड थे, और ये ऑक्टाप्लॉइड है। उसके बाद सेब इसकी एक किस्म है जो एक्सट्रीमली ड्राई एरिया के लिए सूटेबल है। ड्राई एरिया और लेट मैच्योरिंग, भाई शुष्क ऐसा एरिया है जो शुष्क है, बिल्कुल सूखा है, और साथ में वो लेट मैच्योर होती हैं, ठीक है, वो है उमरान। ये ऑटो टेट्राप्लॉइड होती है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान, ये इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो राजस्थान से है। और प्रोसेस्ड एंड यूज्ड एज चुहारा। उमरान की खासियत है कि इसको आप संसाधित कर सकते हो, इससे उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे चुहारा भी बनाया जाता है, छुहारा जिसको बोलते हैं अपने, ठीक है। छुहारा वैसे तो अलग से खंजूर का होता है, पर इससे भी छुहारा बनाया जाता है। ह्यूमिड एरिया महरून, जो इसकी ह्यूमिड एरिया के लिए जो उत्तम किस्म है, जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, नमी ज़्यादा रहती है वातावरण के अंदर, वो महरून है, ठीक है। ड्राई एरिया के लिए तो ऊपर वाली किस्में है ही, और ह्यूमिड एरिया के लिए महरून। और मिड मैच्योरिंग वैरायटी है जो मध्यम से मौसम के अंदर पकती है, मध्यम से मतलब मध्यम से जब सीजन रहता है तब पकती है, जैसे रश्मि है, मुंडिया है, बनारसी है। इसके अलावा कुछ और भी किस्में हैं, जैसे सानोर 2 है, ये रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। जो सानोर 2 है, ये पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव के अंदर कि बेर की ऐसी किस्म लिखो जो पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट है, तो सानोर 2, ठीक है। इसके अलावा डूडिया रेजिस्टेंट टू फ्रूट फ्लाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है, याद रखना, ये भी कई बार पूछी गई है। डूडिया रेजिस्टेंट टू फ्रूट फ्लाई जो इंसेक्ट है उससे ये रेजिस्टेंट होती है, रोधी किस्म होती है, उसमें ये इंसेक्ट की प्रॉब्लम कम आती है। इसके अलावा इलायची है 90% पोलन स्ट्राइल। जो इलायची है इसके जो 90% पोलन होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, मतलब इसमें पोलिनेशन की समस्या थोड़ी रहती है, पोलन वाइबल नहीं होते, ठीक है। मेल पार्ट जो होता है वो फंक्शनल नहीं होता, काम नहीं करता, तो इसलिए इसमें अलग से पोलिनेशन वाली जो पोलिनाइजर वैरायटीज़ होती हैं उनको लगाया जाता है इस ऑर्चार्ड के अंदर। इसके अलावा गोमा कीर्ति, जिसको गणेश कीर्ति भी कह देते हैं, ये अर्ली वैरायटी है और सिलेक्शन फ्रॉम उमरान, और उमरान से सिलेक्शन से, चुनाव से निकाली हुई है। इसके अलावा सानोर 5 है। इसके अलावा कैथाली है, सूरती कथा, कथा फाल, कथा फल। इसके अलावा जोगिया, सीओ, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं। इसके अलावा क्लाइमेट,
जो क्लाइमेट है वैसे तो अपने को पता ही है कि बेर है जो ड्राई क्लाइमेट का है, एरिड इसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। फिर भी टेम्परेचर आप जानते हो एरिड कंडीशन का कितना रह सकता है, मतलब ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। कल्टिवेटेड अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर, इसको समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई तक कल्टीवेट किया जाता है। एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर क्वालिटी फ्रूट। एरिड, ठीक है, रेतीला कह लो या शुष्क कह लो, और सेमी एरिड मध्यम सा शुष्क जो रहता है, ऐसी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं इसके फ्रूट की क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है ना, वहाँ पे या तो वो किस्म ही ऐसी उगाओ जो उसके लिए ठीक है, और ज़्यादातर ह्यूमिडिटी के अंदर इसकी फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती। जहाँ पे ड्राई कंडीशंस रहती है वहाँ अच्छी बनती है। टोलरेंट टू ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग, और जो ड्रॉट होता है सूखा और पानी का भराव रहता है, मतलब पानी अगर भर जाए कभी कभी, ऐसे नहीं कि हमेशा भरा रहे, हाँ कभी भर जाए तो पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट है सोयल, सक्सेसफुली ग्रोन इन मार्जिनल लैंड, इसको सीमांत क्षेत्र में आसानी से उगाया जा सकता है। सीमांत मतलब कह लो जहाँ पे थोड़ा बंजर ज़मीन रहती है वहाँ पे भी इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है, ठीक है। बीइंग साल्ट टोलरेंट कैन बी ग्रोन इजीली इन सैलाइन एंड एल्केलाइन सोयल, जैसे कि ये साल्ट टोलरेंट होता है, ठीक है, साल्ट को ये सहन कर सकता है, साल्ट वाली ज़मीन को, इसीलिए इसे जो सैलाइन लवणीय मिट्टी होती है या फिर क्षारीय मिट्टी होती है उसमें आसानी से इसको उगाया जा सकता है। सैंडी सॉयल विद ए नेचुरल न्यूट्रल टू सैलाइन एल्केलाइन पीएच, जो सैंडी सॉयल होती है, सैंडी मतलब बलुई दोमट मिट्टी जो होती है, जिसमें जो पीएच है, मतलब जो उसकी अम्लता होती है, या कह लो कि अ, इसका जो क्षारीयता और अम्लता का अनुपात होता है वो या तो न्यूट्रल हो यानी कि 7 के आसपास हो, या स्लाइटली एल्केलाइन हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है इसकी कल्टीवेशन के लिए। प्रोपोगेशन इन इंडिया बेर इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय बडिंग, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बेर की जो कमर्शियली या व्यावसायिक तरीके से इसका जो प्रवर्धन किया जाता है वो बडिंग से किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आई और टी बडिंग ज़्यादातर फॉलो की जाती है, और रिंग बडिंग भी कई जगहों पे फॉलो की जाती है। बडिंग टाइम है जून और मानसून, जो बडिंग का समय होता है, बडिंग करने का टाइम होता है वो जून से लेकर मानसून का होता है। इसके लिए जो रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है, रूट स्टॉक समझते होगे, मूल ग्रंथ जिसको बोलते हैं, अब जिस पे अपने बडिंग करेंगे, ठीक है, वो वाला रूट स्टॉक नीचे वाला जड़ क्षेत्र बनाएगा जो, ठीक है, वो जिजीफस रोटंडीफोलिया, इसमें ज़्यादातर जो कमर्शियली यूज़ किया जाता है वो जिजीफस रोटंडीफोलिया होता है। वैसे तो इसकी एक और स्पीसीज है जिजीफस जजूबा, जो बिल्कुल एक कह लो कि बिछी हुई झाड़ी की तरह होती है, ज़्यादा मतलब सीधी ग्रोथ ना करके वो बिछती है, उसमें भी छोटे छोटे बेर आते हैं, वो भी एक जंगली प्रजाति है इसकी, ठीक है, वाइल्ड प्रजाति, वाइल्ड स्पीसीज है इसकी, जिजीपस जुजुबा। इसके अलावा जिजीपस रटंडीफोलिया, ठीक है, बिल्कुल ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने वाला, जो अपने ज़्यादातर कह देते हैं ना जड़बेरी, सेम वो वाली होती है। फिर है प्लांटिंग, फॉर मानसून प्लांटिंग पिट्स ऑफ 60 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज आर डग फ्रॉम अप्रैल टू मई, मानसून के अंदर अगर प्लांटिंग करनी है, मानसून के समय अपने को प्लांटिंग करनी है, तो इसके लिए अप्रैल मई के अंदर 60 क्यूबिक सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर साइज़ के जो खड्डे हैं, मतलब 60 चौड़े, 60 गहरे और 60 लंबाई में खड्डे खोदे जाते हैं इन दिसंबर और जनवरी फॉर स्प्रिंग प्लांटिंग। और जो अगर दिसंबर और जनवरी के अंदर अगर स्प्रिंग सीजन के अंदर प्लांटिंग करनी है, वसंत मौसम में प्लांटिंग करनी है, तो दिसंबर जनवरी के अंदर खड्डे खोदते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग इज़ द ऑनसेट ऑफ द मानसून, जो उपयुक्त समय कह लो, जहाँ सबसे अच्छा समय होता है जो प्लांटिंग का, रोपण का इसके, वो जब मानसून सक्रिय होता है, मतलब उसी टाइम जब शुरुआत होती है मानसून की, उस समय यानी कि जून जुलाई का मौसम, इस जो रहता है सीजन, वो इसके प्लांटिंग के लिए बेस्ट रहता है। 4x4, 6x3 और 6x6 और 6x5 प्लांटिंग डिस्टेंस इज मेंटेन्ड, मतलब प्लांटिंग का जो स्पेसिंग रखी जाती है एक पौधे से पौधे की, एक लाइन से लाइन की, वो 4x4 मीटर, या 6x3 मीटर, या 6x6 मीटर, या 6x5 मीटर की जो स्पेसिंग है वो फॉलो की जाती है। इनमें से कोई भी एक सेट को ले लिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब 4 से लेके 6 मीटर तक की जो स्पेसिंग है वो रखी जाती है।
फिर है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर खाद और उर्वरक। FYM 20 से 30 kg पर प्लांट। जो FYM है गोबर की खाद है, वो 20 से 30 किलो पर पौधा दी जाती है। इसके साथ नाइट्रोजन 400 टू 500 ग्राम, सॉरी 50 लिखा हुआ, 500 ग्राम मतलब 400 से 500 ग्राम पर ट्री। इसके अलावा फास्फोरस P2O5 200 ग्राम पर ट्री। इसके साथ पोटाश जो होती है K2O 200 ग्राम पर ट्री दी जाती है। ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड द फुल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड पोटाश शुड बी अप्लाइड इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। और आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटाश की जून जुलाई के अंदर पौधों को दी जाती है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन शुड बी यूज ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर। और जो बच जाती है नाइट्रोजन की मात्रा, उसको सितंबर अक्टूबर के अंदर दिया जाता है। यानी कि पहली जो डोज दी जाती है वो प्री मानसून दी जाती है। ठीक है। बाद वाली पोस्ट मानसून दी जाती है। मानसून के जैसे ही खत्म होता है उसके बाद उसमें दूसरी डोज नाइट्रोजन की दी जाती है। इरिगेशन सिंचाई। लाइट इरिगेशन शुड बी गिवन टू न्यूली प्लांटेड पर बेर प्लांट। जो एक हल्की सिंचाई की जाती है, जो नए प्लांट रोपित किए जाते हैं खेत के अंदर, उनको देनी चाहिए। वैसे तो ड्रिप इरिगेशन इज आल्सो एन इकोनॉमिकल मेथड। जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है, वैसे तो वो कह लो कि इकोनॉमिकल मेथड होता है, आर्थिक रूप से सही रहता है, पानी का बचाव भी होता है। ठीक है। इरिगेशन एट द टाइम ऑफ फ्रूटिंग इंक्रीज द फ्रूट साइज। इरिगेशन फ्रूटिंग के समय अगर अपने देते हैं तो इससे फल का आकार बढ़ जाता है, जो फल का साइज रहता है वो बढ़ जाता है। अडॉप्ट ए लिमिटेड इरिगेशन पिक्चर सिस्टम फॉर इरिगेशन। इसके अलावा जो पिक्चर सिस्टम है, ठीक है, नीचे पिक्चर दिखाई दे रही होगी, एक जैसे पौधा, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके साथ में पिक्चर लगा दिए जाते हैं, पिक्चर गाड़ दिए जाते हैं ज़मीन के अंदर। यानी कि जो मटके मिट्टी के बने हुए रहते हैं ना, उन मटकों को गाड़ दिया जाता है। पौधे की जितनी आयु है और उसकी जितनी बड़ी, जितना बड़ा है पौधा, उसके हिसाब से पिक्चर लगाए जाते हैं। किसी जगह पे किसी पौधे के लिए 2 भी लगा देते हैं, किसी पौधे के अंदर एक ही रहता है, छोटा है तो। ठीक है। और उनको पानी से भर दिया जाता है। जो उसके अंदर पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे छेद रहते हैं गड्ढे के अंदर, कच्चे मटके के अंदर, उनसे पानी धीरे धीरे पौधे को मिलता रहता है। उन गड्ढों को भर देते हैं, रोज़ाना की रोज़ाना उन गड्ढों को भर दिया जाता है। इसे पिक्चर सिस्टम कहते हैं इरीगेशन का। तो इसको ज़्यादातर बेर के अंदर फॉलो किया जाता है। फॉर ए स्ट्रॉन्ग फ्रेम ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन बेर। ट्रेनिंग और प्रूनिंग बेर के अंदर काट छांट और जो संधाई की जाती है, ठीक है, उसको शेप देना। फॉर ए स्ट्रॉन्ग फ्रेम ऑफ द बेर ट्री, ट्रेनिंग बिकम नेसेसरी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ प्लांटिंग। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, मतलब एक ढांचा तैयार करने के लिए, मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए पेड़ का, तो इसके लिए जो जैसे ही फर्स्ट ईयर होता है, प्लांटिंग का पहला साल होता है, ट्रेनिंग जरूरी होती है, उसकी संधाई करना बहुत ज़रूरी होता है। द टोटल नंबर ऑफ मेन ब्रांचेस कैन बी 4 to 6। जो इसकी मेन ब्रांच होती हैं, मतलब मेन स्टेम से 2-3 ऊपर शाखाएं निकलेंगी, वो 4 से 6 तक हो सकती हैं। ठीक है। प्रूनिंग इन बेर इज हाईली डिजायरेबल टू मेंटेन द स्ट्रेंथ एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्री एज वेल एज टू इम्प्रूव द साइज एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। प्रूनिंग जो होती है हाईली डिजायरेबल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है इसकी, जो बेर की ताकत को बनाए रखने के लिए, उसकी उत्पादकता को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा जो प्रूनिंग होती है, वो जो फ्रूट होता है उसके साइज को भी बढ़ाती है, जहाँ इम्प्रूव करती है, जहाँ उसकी जो क्वालिटी होती है बेर की, उसको भी इम्प्रूव करती है। कहने का मतलब जो प्रूनिंग है, उसके जो पौधे की ताकत को बनाने के लिए, उसके उत्पादन को निरंतर बनाए रखने के लिए, और इसके अलावा जो फल का साइज, जब फल की क्वालिटी होती है, उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है बेर के लिए। ऑल ब्रांचेज विच आर वीक, थिन, डिजीज, ब्रोकन ब्रांचेज, क्रिस क्रॉस शुड बी रिमूव्ड विद शार्प स्केटियर। जो भी शाखा उसकी कह लो कि कमज़ोर होती है, पतली होती है, कोई बीमारी लगी हुई है, डिजीज़ है, जहाँ टूटी हुई शाखा है कोई, जहाँ फिर क्रिस क्रॉस है, उसको एक तेज स्केटियर से काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। द बेस्ट टाइम टू प्रून इन इज हॉट ड्राई वेदर व्हेन द प्लांट शेड देयर लीव्स एंड गो टू रेस्ट और गो डोरमेंट। जो बेस्ट समय होता है प्रूनिंग का, मतलब बेर की जब प्रूनिंग करने का जो टाइम रहता है, वो होता है जब वेदर ड्राई होता है, शुष्क होता है मौसम, और पत्ते पौधा अपनी उस गर्मी से बचाव के लिए, ज़्यादातर जो भी एरिड प्लांट्स होते हैं वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। ठीक है।
आपने पढ़ा होगा ये, उनके जो खासियत होती है वो ज़्यादातर जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है उस टाइम अपने पत्ते झाड़ देते हैं, जिससे कि उनमें से कम पानी का लॉस हो। जैसे सर्दी वाले पौधे होते हैं यानी कि टेम्परेट रीजन के, वो ज़्यादा सर्दी के अंदर पत्ते झाड़ते हैं, क्योंकि उनका अंदर उस समय वो ज़्यादा ठंड से बचने के लिए वो पत्ते झाड़ते हैं कि उनसे से कम उसका नुकसान हो पौधे का। और वैसे ही ये वाले जो रहते हैं एरिड रीजन के, ये उस समय पत्ते झाड़ते हैं जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, उस समय ये पत्ते झाड़ देते हैं और उसकी जो और रेस्ट के अंदर, विश्राम के अंदर, या फिर कह लो कि सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं उस समय पौधे ये। ठीक है, फिर है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ट्रीटमेंट ऑफ GA3, 245T, 24D, NAA विद 10 to 15 ppm इंक्रीज द फ्रूट सेट। अगर ट्रीटमेंट किया जाता है जिब्रेलिक एसिड का, या फिर 245T का, या 2,4-D का, या फिर नेप्थलिक एसिटिक एसिड का 10 से 15 ppm का, तो जो फल सेट होता है, मतलब पुष्प तो लग गए, उस पर फल कितने सेट होंगे वो चीज़ उस फल सेट को बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर है उनमें फल सेट हो। फिर है इंटरकल्चर, इंटरक्रॉपिंग। इंटरकल्चर समझोगे, इंटरक्रॉपिंग। इंटरकल्चर कीप द बेर प्लांट फ्री फ्रॉम वीड्स, रेगुलर बीडिंग इज रिकमेंडेड। जो बेर का ऑर्चार्ड होता है या प्लांट होता है उसको वीड फ्री रखा जाता है, उसके आसपास वीड नहीं उगने दिए जाते। ठीक है, इसके लिए रेगुलर बीडिंग रिकमेंड की जाती है कि आप जब भी आवश्यकता हो बीडिंग करो। सीजनल क्रॉप्स लाइक मूंग, ग्वार, काउपी, स्पिनच एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन बेर। जो सीजनल फसलें होती हैं, मौसम के अनुसार उगाई जाती हैं, जैसे मूंग है, ग्वार है, इसके अलावा चवला है, या फिर पालक है, इसको आप बेर के साथ उगा सकते हो। टेक इंटरक्रॉप इन बेर ऑर्चार्ड फॉर 2 to 3 years। 2 से 3 साल तक बेर के ऑर्चार्ड के अंदर, बेर के बाग के अंदर आप इंटरक्रॉप ले सकते हो, उगा सकते हो। ये जो फसलें मैंने अभी बताई, गुआर, काउपी, स्पिनच, इनको आप 2 से 3 साल तक, शुरुआत के 2-3 साल तक ले सकते हो। फिर है हार्वेस्टिंग। इन नॉर्थ इंडिया हार्वेस्टिंग इज डन फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल। और उत्तरी भारत के अंदर मैंने पहले भी बता रखी है कि फरवरी अप्रैल के अंदर, और वेस्टर्न पार्ट के अंदर दिसंबर से जनवरी के अंदर। ठीक है, और साउथ इंडिया के अंदर नवंबर के अंदर इसकी तुड़ाई करते हैं, तोड़ने का समय होता है। व्हेन द कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो, जब कलर जो चेंज होता है फल का, हरे रंग से वो या तो येलो हो जाते हैं, या फिर गोल्डन येलो टू ब्राउन, या फिर गोल्डन येलो कलर से लेके वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो उनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। ड्यू टू इंक्रीज इन शुगर फ्रूट बिकम स्वीट एंड एसिडिटी डिक्रीज। उसके कारण, जैसे जब वो ब्राउन हो जाते हैं उस समय इसमें जो शुगर होती है वो बढ़ जाती है, और फल जो होते हैं मीठे हो जाते हैं, और इससे उनकी एसिडिटी भी कम हो जाती है। जो फल खट्टे दिखाई लगते हैं ना, वो भी कम हो जाती है। ईल्ड, जो इसकी उपज है, वो 80 to 150 kg पर ट्री होती है, मतलब लगभग 80 से 150 किलो प्रति वृक्ष इसकी उपज मिल जाती है बेर की। नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल, जो इसमें कीड़े लगते हैं उनका नियंत्रण। पहला है फ्रूट फ्लाई, कार्पोमिया वैसुवियोना साइंटिफिक नेम है फ्रूट फ्लाई का, और ये इसका एक इम्पोर्टेंट इंसेक्ट भी है, याद रखना। द फ्लाइज पंक्चर द जंग डेवलपिंग फ्रूट्स एंड लेज सिंगली एग्स। आफ्टर हैचिंग द लार्वी मैगट फीड इनसाइड द पल्प ऑफ द फ्रूट एंड प्रिसाइज द रिंड। जैसे ही जब फल जो डेवलपिंग कंडीशन में होता है, मतलब जब फल कच्चा होता है, छोटा होता है और डेवलप हो रहा होता है, उस समय जो इसकी फ्रूट फ्लाई होती है एडल्ट, वो उसके अंदर छेद करके, पंचर करके, उसके अंदर सिंगल तरीके से कह लो, जहाँ एकल अंडे दे देती है, फल के अंदर अंडे दे देती है। आफ्टर हैचिंग द लार्वी, जैसे ही उसमें से अंडे से एक लार्वा निकलता है, एक सुंडी निकलती है, मैगट कीड़ा निकलता है, और वो पल्प को अंदर से खा जाता है, और जो उसकी रिंड होती है, छिलका होता है, उसको छिद्रित कर देता है, छेद कर देता है उसमें। कंट्रोल है इसका, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय अफेक्टेड फ्रूट्स। जो भी नीचे गिरे हुए फल लगते हैं आपको कि भाई इसमें कीड़ा लगा हुआ है, फ्रूट फ्लाई का अटैक है, उनको कलेक्ट कर ले लो, इकट्ठे कर लो, उसके बाद उनको नष्ट कर दो। इसके अलावा स्प्रे मोनोक्रोटोफॉस 0.04%, या फिर रोगर 30 EC 0.06%।
जहाँ तो मोनोक्रोटोफॉस का या फिर रोगोर का आप छिड़काव करो। इसके अलावा ग्रो टोलरेंट वैरायटीज़ लाइक सोनोर वन, सफ़ेदा, इलायची एक्सेट्रा। इसके अलावा जो इसकी कुछ किस्में जो इससे रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें कह लो कि टोलरेंट है, इसमें इंसेक्ट की दिक्कत कम रहती है, उनको कल्टीवेट करो, उन्हीं को उगाओ। सेकंड है बार्क ईटिंग कैटरपिलर, इंडरबेला क्वांडिनोटा। जो इसका कैटरपिलर होता है, इसकी जो लट होती है, ये तो एडल्ट है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तो एडल्ट है। इसकी जो एक लट वाली अवस्था भी होती है, वो मेक्स हॉल इन द स्टेम वाइल ईटिंग द बार्क। जब वो शाल को खाता है तब स्टेम के अंदर, तने के अंदर छेद कर देता है, ठीक है। कंट्रोल क्या है? रिमूव फ्रेशी गैलरीज एंड पॉइंट बार्क विथ 0.05% मोनोक्रोटोफॉस 40 EC। मोनोक्रोटोफॉस से 0.05% के सॉल्यूशन से जहाँ तो जो उसकी गैलरीज हैं, ठीक है, जो इसने इंसेक्ट ने बनाई हैं, कैटरपिलर ने, उनको, जहाँ फिर जो भी उखड़ी हुई छाल के अंदर आपको लगता है कि वो अंदर से खा रहा है, तो उनको नष्ट कर देना चाहिए, उसको रिमूव कर देना, हटा देना चाहिए। इसके अलावा ग्रो इंसेक्ट टोलरेंट वैरायटीज लाइक रोहतकी गोला, लड्डू ग्लोरी एक्सेट्रा। इसके अलावा जो इस इंसेक्ट से टोलरेंट वैरायटी हैं, प्रतिरोधी किस्में हैं, उनको कल्टीवेट करो, जैसे रोहतकी गोला है, लड्डू ग्लोरी है, इनको आप कल्टीवेट करो। फिर थर्ड इंसेक्ट है हेयरी कैटरपिलर, यूप्रोटिस फ्रेट्रेना, ठीक है, हेयरी कैटरपिलर। इसकी ब्लैक से कलर की इसकी एक लट रहती है, कैटरपिलर रहती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द कैटरपिलर कॉज डैमेज बाय ईटिंग द लीव्स। बरसात के मौसम में इसकी जो कैटरपिलर होती है वो पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। कंट्रोल है स्प्रे 7 या फिर कार्बेरिल @ 0.15%। 7 या फिर कार्बेरिल का आप 0.15% का आप छिड़काव करो इसके कंट्रोल के लिए। फिर है डिजीज़ कंट्रोल, बीमारियों का नियंत्रण। पहली है इसमें जो मेन बीमारी है इसकी पाउडरी मिल्ड्यू, ओडियम इरिसिफोइड्स, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू का सबने पहले भी बहुत सी क्रॉप्स के अंदर सुना होगा। पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक क्या होता है कि वाइट कलर की चूर्ण जैसी, वाइट कलर का जैसे पाउडर हो, वैसे ही एक पाउडर सा पत्तियों के ऊपर, फलों के ऊपर दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। सेम वही इसमें होता है। द डिजीज़ वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1946 इन कानपुर यूपी। ये जो बीमारी है सबसे पहले इसे ऑब्जर्व 1946 के अंदर कानपुर यूपी के अंदर इसको सबसे पहले देखा गया, जहाँ ऑब्जर्व किया गया। वाइट पाउडरी स्पॉट्स अपीयर इन अफेक्टेड फ्रूट्स विच लेटर कवर द एंटायर फ्रूट एरिया। पहले जो फल होते हैं, फलों के ऊपर एक धब्बे के रूप में वाइट पाउडर के आपको स्पॉट धब्बे दिखाई देंगे, बाद में वो पूरे फल को कवर कर लेगा, वो वाइट पाउडर पूरे फल को कवर कर लेगा। वाइट पाउडरी मास इज आल्सो स्प्रेड ऑन लीव्स, फ्लोवर्स एंड लीव्स। जो वाइट कलर का पाउडर होता है, इसकी जो मास होता है, जहाँ इसका जो स्पोर्स होते हैं, वो आपको बाद में पूरे फूलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर भी दिखाई देंगे बाद के अंदर, ठीक है। कंट्रोल क्या है? स्प्रे कैराथेन या फिर डिनोकैप जिसको कह देते हैं 0.1%, और सल्फॉक्स 0.2%। कैराथेन का या सल्फॉक्स का 0.2% का आप छिड़काव करो। इसके अलावा ग्रो टोलरेंट वैरायटीज़ लाइक सनोर 5, छुहारा एक्सेट्रा। इसके अलावा जो रेजिस्टेंट वैरायटियाँ हैं, सॉरी टोलरेंट वैरायटियाँ हैं, उनको कल्टीवेट करो, प्रतिरोधी किस्में। फिर है शूटी मोल्ड और ब्लैक लीफ स्पॉट। इसारियोप्सिस स्पीसीज के कारण होती है शूटी मोल्ड और ब्लैक लीफ स्पॉट, पत्तियों के ऊपर काले धब्बे बन जाना। इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर ब्लैक स्पॉट्स डेवलप ऑन द अफेक्टेड लीफ ऑन देयर इनर सरफेस। सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर काले रंग के पत्तियों के ऊपर, उनकी जो अंदर की सरफेस होती है, वहाँ पे पत्तियों के ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं काले रंग के। लीव्स टर्न येलो टू ब्राउन एंड इवेंचुअली फॉल डाउन। पत्तियाँ पीली से लेकर भूरी हो जाती हैं और बाद में गिर जाती हैं। कंट्रोल है एडॉप्ट फाइटोसैनिटरी मेजर्स, मतलब जो स्वच्छता के नियम होते हैं उनको फॉलो करो। बाग और चार्ट जो होता है स्वच्छ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का जैसे कोई वीड है या इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्प्रे डाइथेन जेट 78 @ 0.2%। इसके अलावा जो डाइथेन जेट 78 का आप 0.2% का छिड़काव करो।
फिर है लास्ट जो इसकी बीमारी है फ्रूट रॉट, फोमा स्पीसीज के कारण, कोलेटोट्राइकम स्पीसीज के कारण या फिर अल्टरनेरिया स्पीसीज के कारण कई बार देखने को मिलती है, ज़्यादातर नहीं मिलती। ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन द फ्रूट्स, लेटर दीज स्पॉट्स सराउंडेड द होल फ्रूट। पहले तो फल के ऊपर आपको काले से रंग से लेके जहाँ भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे, बाद में वो पूरे फल को कवर कर लेते हैं। कंट्रोल है स्प्रे डाइथेन जेड 78 एट द रेट 0.2%, जिसका नियंत्रण भी डाइथेन जेड 78 का फंजीसाइड का आप छिड़काव करो। थैंक यू।